उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम राजस्थान में जो मिट्टियाँ हैं उनको लेके अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमारी एक क्लास पूरी हो चुकी थी। आज की जो क्लास है वो राजस्थान में मिट्टी को लेकर हमारा सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें हम क्या कर लेंगे, इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि मिट्टी है जो सोलम, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बनी है जिसका अर्थ फर्श होता है। एग्जामों में पूछा नहीं गया पर फिर भी हमने पढ़ा कि मिट्टियों का जो अध्ययन है वो मृदा विज्ञान यानी कि पेडालॉजी कहलाता है। फिर हमने मृदा का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ा। हमने मृदा के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा कि एक हमने बात करी थी फर्स्ट हमने बात की थी वैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा हमने बात की थी भौगोलिक वर्गीकरण और लास्ट में हमने तीसरा बात की थी और तीसरा हमने बात करी कृषि विभाग का वर्गीकरण। कृषि विभाग का वर्गीकरण। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। मृदा का वर्गीकरण जिसमें हम कर चुके हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और साथ ही में आज बात करेंगे कृषि विभाग का वर्गीकरण। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि मृदा का जो प्रकार है वो और कौन सी मृदा किस ज़िले में पाई जाएगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा इस डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें साइरोजेक्स जो कि श्री गंगानगर में पाई जाएगी, वहीं हम बात करें रेवेरिना जो भी श्री गंगानगर में पाई जाएगी। मरुस्थलीय मृदा को लेकर बात करें तो ये हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू यानी कि शेखावाटी क्षेत्र वहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, चौथा हम बात करेंगे जिप्सी फेरस। जिप्सी जो फेरस है वो हमारे बीकानेर ज़िले में पाई जाएगी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो कि देखने को मिलेगी पाली, नागौर, अजमेर, जालोर और सिरोही ज़िले में। उसके बाद हम बात करें नाल कैल्सिल ब्राउन मृदा जो कि किन जिलों में पाई जाएगी, तो बताएंगे हम। यह है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर और अजमेर ज़िले में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मृदा रहेगी हमारी नवीन जलोढ़ मृदा जो कि हम बताएंगे कि यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर और खैरतल तिजारा यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मृदा का प्रकार रहेगा 8वां जिसका नाम है पीली
भूरी मृदा। इसमें ज़िले कौन कौन से आएंगे, किन किस ज़िलों में ये पाई जाएगी, किन ज़िलों में पाई जाएगी, तो बताएंगे हम टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि ज़िलों में ये देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें नवीन भूरी मृदा जो कहाँ देखने को मिलेगी, तो बताएंगे हम यह भीलवाड़ा, अजमेर और व्यावर में हमें देखने को मिलेगी। साथ ही में हम बात करें 10वें प्रकार की जो मृदा है हमारी, वो रहेगी पर्वतीय मृदा, जो कि हमें मोस्टली उदयपुर, सलूमर और कोटा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लाल लोम मृदा को लेकर, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है या फिर पूछा गया है। अब हम बात करेंगे काली मध्यम मृदा को लेकर, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र रहेगा। और 13वें प्रकार की जो हमारी मृदा रहेगी वो रहेगी कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जो कि जैसलमेर और बीकानेर में देखने को मिलेगी। और मरुस्थल व बालू का स्तूप जो मृदा है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार कृषि विभाग का जो मृदा वर्गीकरण है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने बात करी साइरोजैक्स मृदा को लेके, जो कि गंगानगर में पाया गया। उसके बाद हमने बात करी रेवेरिया मृदा को लेकर, जो भी श्री गंगानगर में पाया गया, और ये प्रकार भी मृदा का। और फिर उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्रों में पाई गई। ठीक है, इस प्रकार हमने टोटल इन 14 प्रकार को पढ़ लिया है, जो कि कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे मृदा का जो अपर्दन है उसको लेकर, कि मृदा अपर्दन किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का जो होता है, राजस्थान में कितने प्रकार का मृदा अपर्दन होता है उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे अवनाली का अपर्दन क्या है, चादरी अपर्दन क्या है, और मृदा अपर्दन के कारण क्या है, कारणों को लेकर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा अपर्दन को रोकने के उपायों को लेकर बात करेंगे। और लास्ट में जाते जाते हम मरुस्थलीकरण के कारणों का पता लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे मृदा के पोषक तत्व और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। आपको यहाँ तक समझ आया? बताइएगा एक बार कमेंट करके, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, अब हम बात करेंगे मृदा अपर्दन को लेके। तो एक बार देखिएगा, मृदा अपर्दन किसको कहते हैं? मृदा अपर्दन तो आप सभी जानते हैं, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात स्थानांतरण मिट्टी ही अपर्दन कहलाती है। यानी कि एक स्थान पे मिट्टी पड़ी हुई है, वो किसी भी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाए, चाहे वो उड़ के जा रही है, चाहे वो बह के जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मृदा अपर्दन कहेंगे। मिट्टी अपर्दन को रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। भाई, मिट्टी का एक स्थान से क्या करना, दूसरे स्थान पर मिट्टी शिफ्ट हो जाती है, यानी कि स्थानांतरण हो जाता है उसका, तो उसको क्या कहेंगे? हम मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। मिट्टी अपर्दन को रेंगती मृत्यु या फिर कृषि क्षय रोग भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में 2 प्रकार का, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में 2 प्रकार का मृदा अपर्दन होता है। पहले हम बात करेंगे वायु अपर्दन को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे जल अपर्दन को लेके। तो चलिए वायु अपर्दन को लेके पढ़ते हैं। क्या है वायु अपर्दन? तो बताएंगे हम, राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र किससे होता है? तो बताएंगे हम वायु अपर्दन से ही होता है।
वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे वायु अपरदन, क्षैतिज या परत अपरदन कहते हैं। भाई मतलब कि वायु यानी कि हवा के माध्यम से मिट्टी के कण हैं जो एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको सिंपली भाषा में हम कहेंगे वायु अपरदन हो रहा है वो। और राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला जैसलमेर है। और राजस्थान का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन से अपरदन से पूछे तो बताएंगे हम वायु अपरदन से ही है। जिला पूछ ले तो बताएंगे हम जैसलमेर है। और न्यूनतम अपरदन वाला जिला अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा धौलपुर। अब हम बात करते हैं जल अपरदन को लेके। तो जल अपरदन क्या है उसको लेकर बात करें तो जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन क्या कहलाता है? जल अपरदन कहलाता है। यानी कि जो जल है जो मिट्टी का कटाव कर देती है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है, उसको क्या कहते हैं? जल अपरदन कहते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो हमें बताना है कि चंबल का प्रदेश क्या है इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वहीं हम बात करें संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपरदन से क्या है? ये भी प्रभावित है। सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला हमसे पूछे तो बताएंगे हम कोटा। वहाँ पे हमने वायु अपरदन पढ़ा, वहाँ पे सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला तो जैसलमेर था और न्यूनतम वाला क्या था? धौलपुर था। उसी प्रकार वहाँ पे था जैसलमेर तो था सर्वाधिक और न्यूनतम क्या था? धौलपुर। इसी प्रकार यहाँ पे सर्वाधिक है कोटा। उसके बाद हम बात करेंगे लंबवत या अवनालिका अपरदन। तो जल का तेज बहाव मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? लंबवत या फिर अनामिका अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनामिका अपरदन वाली नदी कौन सी है? तो बताएंगे हम चंबल है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए फिर बात करेंगे सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला जिला अगर हमसे पूछे तो क्या ही रहेगा? हमारा आंसर कोटा रहेगा। अब बात करते हैं हम चादरी अपरदन को लेकर। क्या है चादरी अपरदन? तो बताएंगे हम पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, उसको क्या कहते हैं? हम चादरी अपरदन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए सर के बहुत अच्छे नोट्स हैं और यहाँ पे सर ने पिक सभी चीज़ों की लगभग इंक्लूड की हुई है। उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ फैक्ट हमें समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो हम उस चित्र के माध्यम से उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है जो चित्र या मैपिंग को बहुत कम टाइम में और बहुत अधिक समय के लिए क्या करता है? कैप्चर करके रखता है। तो पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, उसको चादरी अपरदन कहते हैं। अगर पूछे कि सर्वाधिक चादरी अपरदन वाला जिला कौन सा है या सर्वाधिक चादरी अपरदन कहाँ पे होता है तो बताएंगे हम सिरोही में होता है। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन उन्मूलन। वनों के कटाव से मृदा का क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है, जो कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम झूमिंग कृषि। तो पहाड़ी ढालों के वन को काटकर खेती करना क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि कहलाता है, जो कि क्या है? मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट है अत्यधिक पशुचारण। तो पशु चारागाह भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो भी एक क्या है? मृदा अपरदन का कारण है। आप सभी जानते हैं कि जो पशु होते हैं वो चारागाह के लिए उसको किसी भूमि पे अगर हम छोड़ दें तो वो उस चारागाह भूमि में किसी घास खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, वो इस प्रकार से खाएंगे कि जो उसकी जड़ है ना उसको लगभग वो उखाड़ लेते हैं, और जिससे क्या होता है? मिट्टी का अपरदन वहाँ से होने लगता है। तो ये भी क्या है? एक इसका प्रमुख कारण है। वहीं हम बात करें सही फसल चक्र।
समानांतर जुताई ना करना वह गलत बुआई करना भी एक इसका प्रमुख कारण बताया गया है। वहीं हम बात करें अत्यधिक सिंचाई या फिर बाढ़ भी प्रमुख अपरदन के कारणों में क्या है आती है। ऐसे कह सकते हैं हम, बिल्कुल अत्यधिक सिंचाई अगर कर दिया जाए तो तब भी क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। वहीं हम बात करें बाढ़ आ जाएगी तो भी क्या ही होगा, मृदा का अपरदन होगा। अब हम बात करेंगे मृदा संरक्षण यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपायों को लेकर बात करेंगे हम। तो चलिएगा पढ़ते हैं। मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन के उपाय, इसमें बात करेंगे हम पेड़ों की कटाई रोकी जाए। भाई हम अनियमित जो पेड़ काट रहे हैं उन पेड़ों को नहीं काटा जाए और पेड़ों की श्रृंखला को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। पेड़ काटे नहीं जाए, पेड़ों को लगाया जाए और पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को क्या किया जाए, रोका जाए। इस प्रकार से जहाँ आप देख रहे हो ये बालू के टीले होते हैं, इनके प्रसार को ऐसे इस प्रकार से रोका जाए। पेड़ों की क्या लगा दी जाए, एक श्रृंखला लगा दी जाए। भाई पेड़ जो मान लो बालू का कहीं टीला है वहाँ आसपास क्या लगा दिया जाए, अगर वहाँ पे पेड़ों की श्रृंखला एक लगा दी जाए, पेड़ लगा दिए जाए वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, मिट्टी का कटाव होने से वो उसको रोकेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन रुकेगा, यानी कि मृदा नहीं बही जाएगी वहाँ से। ये कटाव को क्या करता है, रोकता है। उसके बाद हम बात करें फसल चक्र को लेकर, तो फसलों का हेर फेर अपनाना चाहिए। फसल क्या करनी चाहिए, बदल बदल के बोनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जल की गति कम करने के लिए मेड़ाबंदी करना। आप सभी जानते हैं कि मेड़ाबंदी गांव में जो रहते हैं वो सभी जानते हैं कि मेड़ाबंदी किसको कहते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग करें, जिससे भी क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। जो भी इसका भी क्या है, ये एक प्रमुख कारण रहता है। और तो हम कहेंगे कि मृदा में जो रासायनिक खाद है और कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका क्या करना चाहिए, कम उपयोग हमको करना चाहिए। साथ ही में हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण के कारण। मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण हैं उसको लेकर बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की कठोरता, यानी कि उच्च तापमान व कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन। वहीं हम बात करें जनसंख्या की वृद्धि, और बात करते हैं हम एक जनसंख्या की वृद्धि, और वहीं हम बात करें अनियंत्रित पशुचारण भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण है। वनोन्मूलन भी उसका कारण है, जनसंख्या वृद्धि भी मरुस्थलीकरण का कारण है। वनस्पति का अभाव भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण है। और जलवायु की कठोरता भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण है। और उच्च तापमान और कम वर्षा भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण है। उसके बाद हम बात करेंगे भूजल स्तर में गिरावट और लगातार सूखा पड़ना भी मरुस्थलीकरण का क्या है, कारण है। वायु अपरदन यानी कि मृदा अपरदन में वृद्धि भी क्या है, इसका एक कारण है। अब हम बात करेंगे कि सेम की समस्या क्या है। ठीक है, किसको कहते हैं सेम की समस्या। देखिए, सेम की समस्या यानी कि जलाधिक्यता, यानी कि जल का अधिक होना, जल अधिक। ठीक है, तो मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता है। वहाँ दलदल की समस्या ही क्या कहलाती है, सेम की समस्या कहलाती है। हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि मरुस्थलीकरण में जमीन के नीचे चूने का क्या है, विस्तार है, जिसके कारण नहरों और नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जा पाता है। वहाँ दलदल की समस्या ही सेम की समस्या कहलाती है या जलाधिक्यता कहलाती है। अगर पूछे हमसे कि सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, सर्वाधिक प्रभावित जिला पूछे तो बताएंगे हम
कि हनुमानगढ़ है, वहीं हम बात करें कि श्री गंगानगर है। हनुमानगढ़ का बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, गंधेली गांव सर्वाधिक सेम प्रभावित है। वहीं हम बात करें सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वह गंगा नहर सिंचित क्षेत्र में है। सेम की समस्या रोकने के लिए सफेदा लगाना चाहिए हमें। और वहीं हम बात करें पारिस्थितिकी के में नहरों द्वारा सिंचाई में क्या किया जाए, परिवर्तन इसमें आ रहा है। मृदा के गुण या मृदा गुण, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तब मिट्टी अम्लीय होती है, यानी कि चूने की मात्रा इसमें कम हो जाती है। वह पीएच मान 7 से अधिक हो तो मिट्टी क्षारीय होती है, यानी कि लवणीय होती है। यदि पीएच मान 7 हो तो वो उदासीन होता है। आप ये सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो एक बार इधर देखिएगा कि बात करेंगे हम। ये है मिट्टी का पीएच मान 7 है मिट्टी का, ठीक है। अब जैसे ही ये तो क्या रहेगा, पीएच मान 7 है, ये रहता है उदासीन, ठीक है। वहीं हम बात करें अगर 7 से कम हो जाए, इधर जाएंगे तो कम होगा ना, अगर 7 से कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, तो मिट्टी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है ना, अम्लीय हो जाएगी, यानी कि इसमें चूने की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या कहेंगे हम, इसमें चूने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वही पीएच मान 7 तो उदासीन ही है। वही हम बात करें अगर 7 से अधिक हुआ, 7 से क्या हो जाता है, यहाँ पे 7 से अधिक हो जाता है तो बताएंगे हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्षारीय या लवणीय मृदा, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे हम इसमें जिप्सम का प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए क्या किया जाएगा, इसमें चूने का प्रयोग करें, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में क्या हो जाता है, चूने की कमी हो जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि जोधपुर, पाली, लवणीयता की समस्या इसमें सर्वाधिक है, ठीक है ना, यानी कि राजस्थान में पश्चिम भाग जो कि जोधपुर, पाली में क्या है, लवणता की समस्या सर्वाधिक है। वहीं हम बात करें लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का क्या करें, उपयोग करें। हमने कहा था कि जिप्सम का उपयोग कब किया जाता है, जब पीएच मान 7 से अधिक होता है, और चूने का प्रयोग कब किया जाता है, जब मिट्टी का यानी कि मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। जब किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का किया जाता है, क्योंकि चूने की मात्रा क्या हो जाती है, उसमें कम हो जाती है। और 7 पीएच मान 7 हमने बताया है कि उदासीन रहता है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। अब हम बात करेंगे मिट्टी के पोषक तत्वों को लेके। मिट्टी के पोषक तत्व, प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो बताएंगे हम जैविक कार्बन, फास्फोरस या पोटास। वहीं हम बात करें द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें हम बात करेंगे सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज व बोरोन। मृदा के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो बताएंगे हम खनिज, कण, ह्यूमस यानी कि जैविक खाद। वहीं हम बात करें जल तथा वायु।
अब हम बात करेंगे राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड को लेकर, और लास्ट में हम महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ पढ़ लेंगे और इस प्रकार हमारा टॉपिक ये पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात कर रहे हैं इसमें कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड को लेकर, कि राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया है। यह ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली को लेकर। तो हकत या बकत, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, उसको कहते हैं हम। खसरा क्या है तो बताएंगे हम, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी ज़मीन का ब्यौरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। हम कहते हैं कि खसरा नंबर इस ज़मीन का इतना है, खसरा नंबर उस ज़मीन का उतना है, इस प्रकार से हम बात करते हैं वो, ठीक है ना। उपयुक्त भूमि का मतलब ये है कि अच्छी भूमि, बढ़िया भूमि, और क्या है ना। आगे बात करेंगे हम बंजर भूमि को लेकर। बंजर भूमि क्या है तो बताएंगे हम, बेकार भूमि जिसमें कृषि ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि वाले जिले, तो जिसमें हम बताएंगे जैसलमेर, राजसमंद और बीकानेर। अब हम बात करेंगे प्रति भूमि को लेके। तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली अगर भूमि को छोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रति भूमि छोड़ देना। यानी कि हम फसल कर रहे हैं, बदल बदल के कर रहे हैं, एक ही फसल को कर रहे हैं, लेकिन हमने एक टाइम के लिए उसको खाली छोड़ दी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं की, तो उसको कहते हैं हम प्रति भूमि। 1-2 साल के लिए उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। वहीं इससे क्या होता है, उपजाऊपन बढ़ता है भूमि का। वहीं हम बात करें माल भूमि किसको कहते हैं, तो काली उपजाऊ जो भूमि है उसको कहते हैं हम माल भूमि। याद रखना है ये आपको। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये राजस्थान की जो मिट्टी टॉपिक था हमारा, ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपका इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।